हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। जैसे कि आप जानते हो हमारा चैप्टर 4 चल रहा है इस टाइम, और रिमेनिंग जो 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस चैनल पर। आई होप यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो ऑल्सो। और अगर फिर भी आपने वो वीडियोस वॉच नहीं करी हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर देखिए, और वहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आप अकॉर्डिंगली टॉपिक्स वाइज जो है स्टडी भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली आप जो है देख सकते हैं वीडियोस को। उसके बाद आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट है ये पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न का, और जिसमें हम स्टडी करेंगे कि क्या सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, इनको आज स्टडी करेंगे। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम। वो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, जो कि है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क और एक्सप्लेन देयर क्लासेस, यानी कि उनके टाइप्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। और मैं बता दूं आपको कि सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क का जो मीनिंग है वो मैं फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, यानी कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आज मैं टाइप्स पे बात करूँगी। तो टाइप्स की बात करें, सबसे पहला हमारा जो टाइप आता है या क्लासेस हम इसे बोलते हैं, तो हम सिस्टमैटिक रिस्क के टाइप्स की बात सबसे पहले करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सिस्टमैटिक रिस्क के 3 मेन टाइप हैं, 3 मेन क्लासेस हैं। पहला है मार्केट रिस्क, दूसरा है परचेजिंग पावर यानी कि इन्फ्लेशन रिस्क, और तीसरा है हमारा इंटरेस्ट रिस्क। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट रिस्क क्या है। और मैं आपको बता दूं सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिस पर पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर इन्वेस्टर का कंट्रोल नहीं होता है, वो सिस्टमैटिक रिस्क है। और ये इस सिस्टमैटिक रिस्क को और भी किस नाम से जाना जाता है, अनअवॉइडेबल रिस्क, यानी कि इसको इन्वेस्टर अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि ये रिस्क तो आएगा ही आएगा। तो नंबर 1 है मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क से आप क्या समझते हैं, जो कि डिमांड एंड सप्लाई में चेंज होने की वजह से अराइज हुआ है, वो होता है हमारा मार्केट रिस्क। दिस रिस्क ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो ये रिस्क, मार्केट रिस्क, और भी कारणों से जो है अराइज होता है, जो कि है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से भी मार्केट रिस्क जो है वो अराइज होता है। These changes are helpful in changing the prices of the securities। तो ये जो चेंजेस है ना, ये जो चेंजेस हैं वो उनकी वजह से क्या होता है, सिक्योरिटी के प्राइजेस में चेंज आता है। तो द एक्सपेक्टेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द इन्वेस्टर ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ मार्केट रिस्क। तो अब इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो भी जो है मार्केट रिस्क का क्या होती हैं, एक कारण बनती हैं। ये बात बोली गई है यहाँ पर। कुछ सिचुएशंस में इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस और उसकी फीलिंग्स भी जो हैं वो मार्केट रिस्क का कारण बनती हैं। तो मार्केट रिस्क अफेक्ट द होल इकोनॉमी एंड नो कंट्रोल कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओवर इट। तो मार्केट रिस्क जो है वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है और इस पर कोई भी कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो मार्केट रिस्क हमने जाना कि 3 मेन कारणों की वजह से होता है। पहला, डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आने की वजह से, दूसरा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से, और तीसरा इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस और फीलिंग्स की वजह से भी मार्केट रिस्क एक कारण बनता है कुछ सिचुएशंस में। तो इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, सिक्योरिटीज के प्राइजेस में चेंज आता है। तो वो क्या है, रिस्क है ऑब्वियसली। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की, जो कि है परचेजिंग पावर या फिर इन्फ्लेशन रिस्क।
तो when the purchasing power of the investor gets affected due to inflation, then such a risk is termed as purchasing power or inflation risk. Obviously इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन आ गया, मुद्रास्फीति हो गई यानी कि महंगाई हो गई, तो इन्वेस्टर की परचेजिंग पावर उससे अफेक्ट तो करेगी ही करेगी ऑब्वियसली। तो उस वजह से जो रिस्क अराइज होगा ना, वो कहलाएगा परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क कहलाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं चीज़ों के, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द इनकम गेट इंक्रीज विच कॉजेज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन आप जानते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, राइट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर गेट इंक्रीज्ड इन सच अ सिचुएशन। यहाँ पे रॉ मटेरियल और लेबर की भी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ें जो है राइज हो जाएंगी, राइट? इट कैरीज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स। तो इस वजह से प्रॉफिट्स पर जो है प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट गेट डिक्रीज, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टर को या तो कुछ भी रिसीव नहीं होगा या फिर जो है बहुत कम प्रॉफिट रिसीव होगा, यानी कि बहुत कम रिटर्न रिसीव होगा। इस प्रकार द परचेजिंग पावर रिस्क अराइजेज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर परचेजिंग पावर कॉज्ड बाय मॉनेटरी एक्सपेंशन और मॉनेटरी डीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि परचेजिंग पावर रिस्क जो है ना, वो अराइजेस किस वजह से होता है, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, तो अनसर्टेनिटीज की वजह से भी अराइज होता है। और वो अनसर्टेनिटीज किस वजह से आती हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से। यानी कि मॉनेटरी एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है, तभी तो इन्फ्लेशन की स्थिति आई, ठीक है। और मॉनेटरी डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है कि रुपया गिरा, यानी कि हमारी जो करेंसी है, करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू हुई, यानी कि गिर गई उसका प्राइजेस डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये जो स्थिति है मॉनेटरी एक्सपेंशन और मॉनेटरी डीवैल्यूएशन, इसकी वजह से जो है परचेजिंग पावर अफेक्ट होती है और ये जो रिस्क है वो अफेक्ट अराइज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्ट रिस्क की, कि इंटरेस्ट रिस्क क्या है। इंटरेस्ट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क विच अफेक्ट द प्राइजेस ऑफ द सिक्योरिटी ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि इंटरेस्ट रिस्क क्या है, ऑब्वियसली नाम से क्या पता चल रहा है, इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, ब्याज की बात हो रही है। तो ऐसा रिस्क जो सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस को अफेक्ट करता है, और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हुआ इस वजह से। तो द इंटरेस्ट रिस्क डिपेंड मेनली The interest risk depends mainly upon the nature and maturity period of the stocks, bonds, debentures, shares, etc. तो अब यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटरेस्ट रिस्क है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर या शेयर्स, यानी कि सिक्योरिटीज़, हमारी सिक्योरिटीज़ यानी कि फाइनेंशियल असेट्स। तो फाइनेंशियल असेट्स के नेचर और उनके मैच्योरिटी पीरियड पर डिपेंड करता है क्या, इंटरेस्ट रिस्क। तो मोर ओवर द गुडविल ऑफ एन इशूअर ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ दिस रिस्क। कि इशूअर यानी कि जो कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, उस कंपनी की गुडविल भी इस रिस्क का कारण बनती हैं। तो जनरल सेंस में अगर बात की जाए तो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट, की मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी भी इंटरेस्ट रेट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इट अफेक्ट द री इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो री इन्वेस्टमेंट है वो इफेक्ट होती है, यानी कि कोई दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, वो जो है अफेक्ट होगा, उस चीज़ पर पड़ेगा।
तो द री इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क अराइज इन द मार्केट विच आर जनरली आउट ऑफ कंट्रोल। की जो री इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क है, यानी कि कोई आपके, अगर आप एक कंपनी हो और अपने सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं और दोबारा से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा या नहीं सोचेगा, इस चीज़ का भी अफेक्ट पड़ता है और ये एक तरीके का रिस्क ही होता है। और ये जो रिस्क होता है वो जनरली आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और ये हमारे सिस्टमैटिक रिस्क थे। अब हम बात करेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क की। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो 4 भागों में विभाजित है, यानी कि 4 टाइप्स में ये डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। तो नंबर 1 है हमारा फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क। फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है? फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क हैज इट्स एसोसिएशन विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कि फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क का संबंध कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ होता है। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द मोर विल बी द इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क। कि जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी कैपिटल स्ट्रक्चर में, उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। तो देयर इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ मेनली 3 फंड। तो 3 फंड का जो है, 3 फंड्स का जो है वो कंपाइलेशन होता है। वो 3 फंड्स कौन से होते हैं? पहला स्टॉक होल्डिंग फंड, दूसरा डेट फंड, तीसरा रिजर्व फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इन तीनों फंड से मिलकर बनता है, स्टॉक होल्डिंग फंड, डेट फंड और रिजर्व फंड। तो दिस कंपाइलेशन गेट्स अफेक्टेड बाय द लीवरेज। तो ये जो है ये लीवरेज के द्वारा अफेक्टेड होता है और द रिस्क कैन बी कंट्रोल। अब ये रिस्क जो है ना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है बिजनेसमैन के द्वारा। अगर वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाए तो इस रिस्क को वो कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए ये अनसिस्टमैटिक रिस्क का पार्ट है। अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐसे होते हैं जिन पर एक जो है कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क गेट अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। तो फाइनेंशियल या फिर क्रेडिट रिस्क जो है ना, वो अफेक्ट होता है कुछ फैक्टर्स के द्वारा। पहला, जैसे कि एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया, रिकवरी रेट में चेंज आ गया, सेटलमेंट रेट में चेंज आ गया, सोवरेन क्रेडिट इवेंट। तो इन सब फैक्टर्स में अगर चेंज आएगा तो फाइनेंशियल रिस्क उस चीज से अफेक्ट होगा ही होगा। फिर हमारा आता है बिजनेस और लिक्विडिटी रिस्क। तो बिजनेस और लिक्विडिटी रिस्क के बारे में क्या बोला गया है कि जो बिजनेस या फिर लिक्विडिटी रिस्क है वो अफेक्ट करता है सेल्स एंड परचेज ऑफ द असेट एंड सिक्योरिटी। कि लिक्विडिटी रिस्क जो है वो असेट्स या फिर सिक्योरिटी की सेल एंड परचेज को क्या करता है? अफेक्ट करता है। किस वजह से? क्योंकि बिजनेस साइकिल्स और टेक्निकल चेंजेस की वजह से। तो बिजनेस और लिक्विडिटी रिस्क कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। की जो बिजनेस रिस्क है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इंटरनल जो रिस्क होते हैं ना, वो कहाँ से, मतलब वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? एसेट लिक्विडिटी के साथ। कि भाई एसेट की लिक्विडिटी क्या है ना? तो एसेट लिक्विडिटी का संबंध जो है वो इंटरनल रिस्क के साथ है। तो व्हेन अ बिजनेसमैन हैज टू सेल हिज असेट एट अ प्राइस लेस देन देयर बुक वैल्यू ड्यू टू चेंजेस इन द बिजनेस साइकिल, देन सच अ रिस्क विल बी टर्म्ड एज एसेट लिक्विडिटी रिस्क। तो यहाँ पे हमसे एक बात बोली गई है, जब एक बिजनेसमैन एसेट्स को बेचेगा बुक वैल्यू के प्राइस से कम पर, और क्यों ऐसा वो कर रहा है? क्योंकि बिजनेस साइकिल में चेंज आया, इसीलिए उसको अपनी एसेट्स जो है वो सोल्ड करनी पड़ रही हैं उनकी बुक वैल्यू से भी कम वैल्यू पर। तो ये जो रिस्क है वो एसेट लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है, जो कि इंटरनल रिस्क के अंडर आएगा। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है। एक्सटर्नल रिस्क का संबंध होता है फंड लिक्विडिटी के साथ। इंटरनल रिस्क का संबंध किसके साथ था? एसेट लिक्विडिटी के साथ। एक्सटर्नल रिस्क का संबंध किसके साथ है? फंड लिक्विडिटी के साथ। तो दिस टाइप ऑफ रिस्क हैज टू बी फेस्ड ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। तो एक्सटर्नल रिस्क यानी कि फंड लिक्विडिटी वाला जो रिस्क है ना, वो कब अराइज होगा?
जब सिक्योरिटी के प्राइस गिर जाएंगे तब ये आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इंटरनल रिस्क ऑफ द बिजनेस आर कंट्रोलेबल वेयर एज द एक्सटर्नल रिस्क आर आउट ऑफ कंट्रोल, कि इंटरनल रिस्क तो आप कंट्रोल कर सकते हो बट एक्सटर्नल रिस्क जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस और लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अफेक्ट करता है सेल्स एंड परचेज ऑफ असेट्स एंड सिक्योरिटी को। और किस वजह से? बिजनेस साइकिल और टेक्निकल चेंजेस की वजह से। और ये जो है दो टाइप के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल का संबंध एसेट लिक्विडिटी के साथ होता है, एक्सटर्नल का संबंध फंड लिक्विडिटी के साथ होता है। और इंटरनल रिस्क कब अराइज होता है? जब एक बिजनेसमैन को अपनी असेट जो है वो बुक वैल्यू से भी कम प्राइसेस पर बेचनी पड़े, वो इंटरनल रिस्क है। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस साइकिल में चेंज आया। एक्सटर्नल रिस्क किस वजह से होता है? जिसको हम फंड लिक्विडिटी भी बोलते हैं, फंड लिक्विडिटी से होता है इसका संबंध। और ऐसा रिस्क तब अराइज होगा जब सिक्योरिटी के प्राइसेस गिरेंगे तब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज ऑपरेशनल और पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क। तो ऑपरेशनल और पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? ऑपरेशनल और पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द ह्यूमन एरर, यानी कि ह्यूमन एरर से इसका संबंध बताया गया है कि व्हेन द डेटर मेक डिले इन मेकिंग द पेमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड टाइम देन दिस टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस, कि जब डेटर ने डिले कर दिया स्पेसिफाइड यानी कि पेमेंट करने में, तब ये जो है रिस्क अराइज होता है। और दिस रिस्क इज डिफरेंट फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क थोड़ा डिफरेंट होता है। व्हेन अ डेटर बिकम अनेबल टू मेक पेमेंट और बिकम बैंकरप्ट देन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब डेटर जो है बैंकरप्ट हो जाता है और या फिर उसने पेमेंट नहीं करी, तो पॉसिबिलिटी होती है जो रिटर्न की, जो रिसीविंग की जो पॉसिबिलिटी होती है इन्वेस्टर की, वो क्या हो जाती है? कम्स टू एन एंड, यानी कि इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि डेटर ने पेमेंट नहीं करी इस वजह से, या फिर डेटर बैंकरप्ट हो गया इस वजह से। तो एंड देयर रिमेन्स अ फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इवन। तो यहाँ पर इन्वेस्टर की प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो उसने लगाया उस पर भी खतरा बन जाता है, उसको उस मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी वो लॉस कर सकता है क्योंकि पेमेंट में डिफॉल्ट आया, दैट्स वाई। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द डेट कैपिटल में प्रूव टू बी हेल्पफुल इन अवॉइडिंग दिस रिस्क, कि अगर एक डेट कैपिटल का आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तब आप ऑपरेशनल या पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क का, जो कि है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क हमसे क्या बोलता है कि व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एन इन्वेस्टर इन दी फॉरेन सिक्योरिटीज, कि जब इन्वेस्टमेंट कहाँ की गई है? फॉरेन सिक्योरिटीज में की गई है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दी डोमेस्टिक सिक्योरिटी, यानी कि डोमेस्टिक सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई है इन्वेस्टर के द्वारा, कहाँ की गई है? फॉरेन सिक्योरिटीज में की गई है। तो फॉरेन सिक्योरिटीज में जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क अराइज हो सकता है। तो दिस रिस्क अराइज ड्यू टू द कॉजेज लाइक चेंज इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये रिस्क किस वजह से होगा? मतलब हमें एक इन्वेस्टर को क्यों रिस्क का सामना करना पड़ रहा है अगर वो फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो ऐसा रिस्क कब अराइज होगा? या तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया, या फिर इनएबिलिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट, वो जहाँ पे आपने एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था उन्होंने पेमेंट नहीं करी, मॉनेटरी वैल्यू में चेंज आ गया। तो जनरली द इन्वेस्टर हु मेक इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर एबल टू अर्न लेस रिटर्न
एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है जो इन्वेस्टर फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कम रिटर्न, लेस रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं अगर वो कंपेयर करें डोमेस्टिक के साथ। तो इस प्रकार एवरी पर्सन हु वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दी फॉरेन सिक्योरिटी in order to earn return must take the decision related to foreign investment only after making an intensive analysis of the risk। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर एक इन्वेस्टर को, कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो तभी करे जब वो अच्छी तरीके से इंटेंसिव एनालिसिस कर ले इस चीज़ का, तभी वो करे, अदरवाइज जो है रिस्क राइज हो सकता है। तो ये थे हमारे सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के क्लासेस या फिर टाइप्स। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप्स में। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच।